आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने प्रयास किया जाएगा कि वैदिक पीरियड के अंदर हम परिवर्तनों को देखेंगे, परिवर्तन कैसे होते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। जैसे महिलाओं को संपत्ति का अधिकार क्यों नहीं दिया गया, उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत क्यों हो गया, क्योंकि ये सब परिवर्तन हैं। जब हम परिवर्तन को समझ लेते हैं, परिस्थितियों को समझेंगे तभी परिवर्तन समझेंगे। तो हम परिवर्तन को समझ लेंगे तो फिर पूरी एक व्यवस्था हमारे सामने आ जाएगी, हम छिपे हुए कारणों को जान लेंगे। जैसे आप देखें, हम एक श्रेणी की बात करते हैं, यानी अगर हम देखें तो हमको दिखाई क्या पड़ता है, दिखाई ये पड़ता है कि हमको कुल की व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, परिवार है। अब परिवार का मुखिया भी कोई होगा, कुलपति हैं, कुलप हैं। ग्राम भी दिखाई पड़ रही, कई परिवारों को मिला करके ग्राम बनना है, तो ग्राम में हम ग्रामीण अधिकारी भी देख रहे हैं। फिर कई ग्रामों को मिला के विश्व भी बनना है, 170 बार ऋग्वेद में विश्व का उल्लेख भी है, तो विश्व की संस्था भी दिखाई पड़ रही है, एक श्रेणीकरण दिखाई पड़ रहा है। कई विषयों को मिला के फिर ये कबीला जन बन रहा है, और सबके अधिकारी है तो विश्वपति यहाँ पर हैं, यहाँ जन है तो गोप हैं, राजा है राजन। ये व्यवस्था हमको दिखाई पड़ रही है। यानी आर्यों के अंदर ऋग्वैदिक काल में ही, जिसका के समय ऋग्वैदिक काल जब कहा जाता है तो उसका मतलब सिर्फ ऋग्वेद की रचना उस समय हुई थी। उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, उसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं। लेकिन पूर्व वैदिक काल कह लें, क्योंकि वैदिक काल को पूर्व और उत्तर दो भागों में बांट दिया गया। पूर्व जब हम कहेंगे तो ऋग्वेद का मतलब है ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और इधर उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो फिर आपको अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, 3 और वेद दिखाई पड़ते हैं। तो परिवर्तन काफ़ी है, क्योंकि पूरा पीरियड तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व है, लेकिन उसका विभाजन कर दिया गया, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो अगर हम देखें तो ये बात तो समझ में आ जाती है कि हाँ, श्रेणीकरण तो दिखाई पड़ रहा है कि कुल भी है, ग्राम भी है, विश्व भी है, जन भी है, सबके अधिकारी भी हैं। और फिर यह भी दिखाई पड़ रहा है कि विदत है, इसका 122 बार ऋग्वेद में उल्लेख है, समिति का तो 9 बार है, सभा का सिर्फ 8 बार है। इससे पता चलता है कि विदत काफ़ी एक प्राचीन संस्था थी, इसकी मान्यता बहुत थी, और ये महत्वपूर्ण निर्णयों को संपन्न करती रही होगी। जैसे कबीले में अब संपत्ति का बंटवारा है, उपज का वितरण है, कैसे किया जाएगा, तो इसकी बैठक विदत में ही ये निर्णय होते रहे होंगे। लेकिन अगर हम समिति को देखें तो ये पूरे कबीले की एक ऐसी संस्था थी जो कि राजा का चुनाव कर रही है। अच्छा, समिति का प्रभाव पूर्व वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में बना हुआ है, मजबूत है, कि राजा की अगर मृत्यु होगी तो समिति फिर, यानी सारे लोग कबीले के मिलकर योग्य, जो सबसे ज़्यादा योग्य किसी की उपलब्धता होगी, यानी योग्य लोगों का चयन किया जाएगा। अब वो कोई भी हो सकता है, तो क्योंकि कबीले में राजा का मुख्य काम तो कबीले का नेतृत्व करना है, योद्धा होकर के कबीले की रक्षा करना है। तो ऐसे ही लोगों को राजा के पद पर बैठाया जाता था जो बहुत वीर होते थे, लड़ाकू स्वभाव के, जिनके अंदर कबीले की सुरक्षा करने का एक गुण पाया जाता हो, प्रवृत्ति हो। तो इसलिए समिति ये निर्णय कर लेती थी कि हमारे कबीले में से किसको राजा बनाया जाएगा, क्योंकि कबीले का आकार छोटा है और छोटे कबीले पर हमला ज़्यादा होता है, सुरक्षा ज़्यादा करनी पड़ती है। छोटे कबीले को डर रहता है कि दूसरे कबीले से संघर्ष हो तो हमारा कबीला हार ना जाए, क्योंकि अगर हार मिली तो फिर दास्ता ग्रहण करनी पड़ सकती है, संपत्ति जो है वो सब समाप्त हो जाएगी, मारे भी जाएंगे लोग। तो एक बहुत विकट स्थिति कबीले के लिए होती है। इसलिए समिति का प्रभाव बना हुआ था, राजा का चयन किया जा रहा है। लेकिन आप सोचें कि जब कबीले का आकार बढ़ जाएगा और छोटा कबीला होगा, तो ऋग्वैदिक पीरियड में दिखाई पड़ रहा है कि पशुपालन है, एक जगह से दूसरी जगह पशुओं के चराने में आना जाना पड़ता है। तो जब पशुपालन जैसी व्यवस्था होगी, व्यवसाय वही रहेगा, तो उतनी संपत्ति नहीं आ पाएगी, वो छोटा कबीला है। लेकिन जब कृषि पेशे के तौर पर उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने उसको अपना लिया, तो जब खेती हो गई तो अब उस खेती में उपज ज़्यादा होती है, जनसंख्या भी बढ़ेगी, कबीले का आकार भी बढ़ेगा। तो जब कबीले का आकार बढ़ेगा तो सुरक्षा की जो चिंता है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए कि एक बड़े कबीले में लड़ने वाले योद्धा मिल जाते हैं, काफ़ी पुरुषों की संख्या काफ़ी मिल जाएगी। पूर्व वैदिक काल में तो महिलाओं को भी कहीं ना कहीं, उनको भी अस्त्र शस्त्र में सब उनको निपुण बनाया जाता था, योद्धा के तौर पर वो काम करती थी, लड़ाई किया करती थी सैनिक के तौर पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था बदलेगी, क्योंकि अब व्यवसाय में परिवर्तन हो गया है। कृषि जो है व्यवसाय के तौर पर है, खेती है, ज़मीन है, आकार भी बढ़ रहा है। तो अब ऐसे में समिति की उपयोगिता समाप्त होगी, क्योंकि कबीले का आकार बढ़ चुका है,
उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार के कबीले आपस में मिलकर बड़े बड़े कबीलों का निर्माण भी कर रहे थे। तो जब आकार बढ़ जाएगा, आबादी बढ़ जाएगी, तो फिर समिति की बैठक हो पाना बहुत मुश्किल होगा। कैसे इतने सारे लोगों को एक जगह मैदान में जमा करके राजा का कैसे चयन किया जाएगा। तो इसलिए उत्तर वैदिक काल में यानी 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के पीरियड में यह परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन था कि वंशानुगत पद हो गया राजा का। अब राजा का लड़का बनेगा राजा, और एक तरह से राजतंत्रात्मक व्यवस्था चल पड़ी। तो ये परिवर्तन इसलिए कि कबीला अगर छोटा होगा, अब अगर कबीला इतना ही छोटा सा है तो आबादी भी तो कम है, अब कबीले का आकार बढ़ गया तो कैसे इतने लोगों को सबको जमा करके राजा का चयन किया जाएगा। राजा का कैसे सिलेक्शन कैसे होगा, कबीला तो काफ़ी फैला हुआ है और सब टेंट लगे होते हैं, रहने के लिए पूरी व्यवस्था होती है, तो बहुत बड़ा आकार हो जाता है। तो इसलिए वंशानुगत पद कर दिया गया और बहुत सारे अधिकारी बढ़ा दिए गए, क्योंकि कबीले में आप सुरक्षा करने के लिए पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब लड़ाकू लोग ज़्यादा हैं तो अब उनके लिए व्यवस्था करना है, सारे उनके हथियार को कैसे उनको निर्मित किया जाएगा। इसके लिए अनिवार्यता के संदर्भ में अब पहले जो स्वैच्छिक व्यवस्था थी कि बलि जो है वो स्वैच्छिक है, यानी जो टैक्स दिया जा रहा है तो वो तो स्वैच्छिक होता था कि वो कबीला ही छोटा है पूर्व वैदिक काल में। लेकिन जब आकार बढ़ेगा तो सुरक्षा के लिए सैनिक जब होंगे तो उनके लिए ज़्यादा अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता होगी। इसके निर्माण के लिए कारीगर भी रखने पड़ेंगे, उनको वेतन देना पड़ेगा और फिर एक अधिकारियों की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, उनका भी वेतन होगा। तो इसलिए अब स्वैच्छिक बलि नहीं रह गया, बल्कि तो अब देना पड़ेगा। यानी अब सारे लोगों पर अनिवार्यता थोपी जाएगी कि कुछ ना कुछ तो टैक्स अब सबको देना पड़ेगा। इसलिए वो देंगे टैक्स, क्योंकि कबीला बड़ा हो चुका है तो अब उसकी सुरक्षा करने के लिए राजा के पास संसाधन चाहिए होंगे। तो ऐसे में अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। एक तरह से अर्थव्यवस्था वाला डिपार्टमेंट जो है वो निर्मित होगा, क्योंकि सबको रिकॉर्ड रखा जाएगा और रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी भी सभ्यता को पढ़ें, देखें, तो हमें ये समझना चाहिए, बहुत सारी बातों को समझें। जैसे युद्ध हम हटा नहीं सकते, अब ये युद्ध है, इसको कौन हटाएगा। युद्ध तो होता ही रहेगा। अब यह युद्ध जो है वो कबीले के ऊपर संकट लाने का काम करता है। पूर्व वैदिक काल में कबीला छोटा था तो सुरक्षा के लिए ज़्यादा चिंता दिखाई पड़ रही है, इसलिए राजा का चयन योग्यतम किसी योग्य इंसान को ही लिया जाएगा। लेकिन जब कबीला बड़ा हो जाएगा, आबादी बढ़ चुकी है, कृषि व्यवसाय के तौर पे हो चुका है, जनसंख्या बढ़ चुकी है, तो ऐसे में कबीलों में विलय भी हो रहा है, तो योद्धा ज़्यादा उपलब्ध हो जा रहे हैं, तो उतनी चिंता नहीं रह पा रही, इसलिए राजा का पद ही वंशानुगत कर दिया गया। ठीक है, अगर वो कर दिया जाए तो इस तरह से सबको एकत्रित करके चुनाव की जो प्रक्रिया है कि इस पूरे कबीले के लोग इकट्ठा हो, समिति राजा को चुनने का काम करती थी, तो उत्तर वैदिक काल में इसीलिए इसकी महत्ता समाप्त हो गई। महिलाओं का प्रवेश भी इसमें क्या हो गया, प्रतिबंधित हो गया, क्योंकि समिति की बैठक में कबीले के जब सारे लोग बैठ रहे हैं तो महिलाएं भी रहती थीं। तो इस आधार पर परिवर्तन को, किसी भी इतिहास के अंदर हमें परिवर्तनों को समझना पड़ेगा कि परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और फिर सारी चीज़ें फिर एक पूरा एक सैनिक विभाग बनेगा, फिर अर्थव्यवस्था वाला पूरा डिपार्टमेंट बन जाएगा। एक पूरी व्यवस्था पे जब चल पड़ती है तो फिर चीज़ें शेप लेने लगती हैं। तो इसको इतिहास में समझना बहुत आवश्यक है। इसीलिए अभी एक शुरुआत के तौर पर आपके सामने ये चीज़ें रखी गई ताकि हम पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में परिवर्तनों को समझें, बदलाव को, और जब बदलाव को हम समझेंगे तो हमारे अंदर रुचि भी डेवलप होगी, इतिहास को लेकर एक समझ भी हमारे अंदर बनेगी और फिर इतिहास हमारे लिए सरल होने लगेगा। तो आगे अभी आपके सामने फिर इसी वैदिक काल के अंदर जहाँ परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और भी सारी बातें हैं, उनको आपके सामने रखा जाएगा। क्योंकि ये एक पहला वीडियो इतिहास के ऊपर है, तो एक प्रारंभिक स्तर पर ये बात जानकारी आपके सामने रखी गई कि हम युद्ध को हटा नहीं सकते, और देखें कि किसी चीज़ के अंदर अगर वो सामर्थ्य नहीं है समय के साथ परिवर्तन, यानी टिके रहने की क्षमता नहीं होगी, तो चीज़ मिट जाएगी। जैसे समिति थी, अभी राजा का चुनाव करती थी, लेकिन समय जब बदला तो फिर इसका अस्तित्व संकट में पड़ गया, ये लुप्त हो गई बाद में जाकर के, और पूरी व्यवस्था ही फिर वंशानुगत हो गई, क्योंकि राजा को सिलेक्ट करने के लिए अब कोई आवश्यकता नहीं रही, तो इसका प्रभाव ही समाप्त हो गया। तो इसलिए समय के साथ जो चीज़ें अपनी उपयोगिता रखती हैं वही जीवित रह पाती हैं, वरना फिर वो समाप्त हो जाती हैं सारी चीज़ें। क्योंकि मनुष्य के साथ ये चीज़ है कि मनुष्य अपनी सुविधा के हिसाब से सारे प्रबंध करता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हटा दी जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं। तो यहीं पर अनुमति दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।